गाइस आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज़ कवर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं हर एक चीज़ को करते हुए चलेंगे, हर एक वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे एनपीओ की मीनिंग, आखिर एनपीओ का क्या मतलब है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम यहाँ समझेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके गाइज। नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, लेगेसी एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैपिटल फंड की, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो हमारे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो गाइज ये है हमारे टॉपिक जो कि आपको आज क्लियर करने हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आ गया हमारा कि एनपीओ का मतलब आखिर होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर यूज्ड फॉर द वेलफेयर। यहां पर देखिए कीवर्ड्स एक एक मार्क्स में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। फॉर द वेलफेयर्स यानी कि एनपीओ जो है वो वेलफेयर के लिए काम करता है। किसकी वेलफेयर के लिए? ऑफ द सोसाइटी एंड आर सेटअप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शन, जो कि काम करता है विदाउट एनी प्रॉफिट। क्या एनपीओ प्रॉफिट के लिए काम करता है? फॉल्स, बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो क्या होता है उनका मोटिव? उनका मोटिव होता है पब्लिक के लिए अच्छे काम करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। चलिए, द मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। क्या काम है इनका? मैंने अभी बात की आपको वेलफेयर की। वेलफेयर में क्या है? वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब वो प्रोवाइड करवाएं या तो एक ग्रुप को या फिर एक पब्लिक एट लार्ज यानी कि हम लोगों को। ओके। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ना ही परचेज करते हैं और ना ही सेल करते हैं गुड्स का। एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इनकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती हैं। ओके। हैंस दे नीड नॉट टू मेंटेन मैनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनको कोई जरूरत नहीं होती बहुत सारे लेजर्स बनाने की, उनकी पोस्टिंग करने की, इन सब का झंझट नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बात की गई कि ट्रेडिंग कंसर्न में आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ऐसा है क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड लॉस अकाउंट, तो ऐसी कुछ बुक्स जो है सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ फिर भी क्या हम शो करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजली आर सब्सक्रिप्शन। मेजर सोर्स क्या है यहाँ पर? मेजर सोर्स है आपका सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशंस, ग्रांट इन एड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। तो यहां पर बात आती है कि अगर ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो ये सर्विसेज क्या फ्री में कैसे प्रोवाइड करवाएंगे जब इनके पास कोई इनकम नहीं होगी, कोई इनकम सोर्स नहीं होगा। तो यहां पर मेजर सोर्स क्या बताया गया है कि मेंबर से हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, डोनेशंस लेंगे, हैं, ग्रांट्स लेंगे गवर्नमेंट से, ये सारे इनकम पे इन्वेस्टमेंट पे हम इनकम अर्न करेंगे। तो उन पैसों का यूज करके हम पब्लिक को क्या करेंगे? सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो चुका है कि जो एनपीओ है वो किस लिए काम करती है? पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में? है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनपीओ का, ये समझिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड रखना इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। देखिए मैंने अभी यहां पर बात की डोनेशंस की, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होते हैं कि फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उन फंड्स का जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन पर पूरा कंट्रोल हो, यानी कि कोई भी आप यहां पर खुरापाती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टोटली पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज हो वो पैसा। चलिए, दे आर
दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर, उनको प्रिपेयर करनी होती है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तो आपने कहा कि कोई ऐसे अकाउंट्स, देखिए सेपरेटली कोई अकाउंट्स इतने सारे नहीं बनाने पड़ते, बट यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात की गई है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल होना चाहिए और यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर फंड्स का। तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट बनानी होती है कि हमें ये पता लग सके कि कितना जो है इस पर खर्चा किया गया है, कोई भी अगर आप काम करवाते हैं तो, या कितना बैलेंस बचा हुआ है। ओके, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यूजली फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि, एंड ascertain their income and expenditure and the financial position and submit them to the statutory authority called registrar of society। यहां पर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का रजिस्ट्रार। गाइस ध्यान रखना, कभी भी आप रजिस्टर्ड होने जाएंगे, कोई आप कंपनी बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेशन लेनी होगी। तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के लिए। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या बनानी पड़ती है हमें अकाउंट, वो देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, ये है इसकी फाइनल अकाउंटिंग। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट जो है एज अ वर्क करेगी कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह, यानी कि वहां पर जितने भी हमारी इनकम थी सारी डेबिट होती थी और जितनी भी पेमेंट्स होती थी वो हमारी क्रेडिट होती थी। तो सेम उसी तरीके से जितना भी हमारा रिसीट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट। डेबिट साइड में आप लोग क्या दिखा देंगे उसे, रिसीट। ओके, एंड ऑल आर दी पेमेंट शुड बी क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आप दिखलाओगे। ओके गाइस, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकीन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम ऐसा ही है जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। ऑल हमारे लॉसेज और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, और हमारे जो इनकम्स एंड गेन्स होती हैं वो ऑल आर क्रेडिटेड। तो सेम उसी तरीके से एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वो सारे डेबिट साइड में होंगे और इनकम हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। ओके, देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कितनी सारी बातें जान रहे हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यस, नेक्स्ट है हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक में जो आपने कैश रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड कर रखी है उसके बेस पर आप बनाओगे रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट जितनी भी है हमारी रिसीट साइड में यानी कि डेबिट साइड में, और जितनी हमारी पेमेंट्स है वो सारी क्रेडिट साइड में। ओके, दी ओपनिंग बैलेंस इन रिसीट, यहां पर बात आती है कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वेदर कैश और बैंक, वो क्या होंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट को बनाना। ओके गाइज, जो भी आपका बैलेंस होगा बीडी या फिर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसको रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में सबसे पहले दिखला दोगे। एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द कैश इन हैंड, कैश एट बैंक विच इज नॉन ऑन इट्स रिसीट साइड, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंटेड कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस एज द एंड ऑफ द ईयर विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट। देखिए क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखलाया जाता है और ओपनिंग साइड में डेबिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस दिखलाया जाता है, ये कहा गया है इस स्लाइड में। ओके गाइज, तो देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपको कि रिसीट एंड पेमेंट जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप किससे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ओके गाइज, और वो भी कहाँ, डेबिट साइड में, एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका क्रेडिट साइड एट द एंड ऑफ द ईयर, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसीट एंड पेमेंट का ये फॉर्मेट है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। एक ये साइड हमारी रिसीट है ये, और इस साइड हमारी पेमेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं कब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम। टेक द ओपनिंग बैलेंस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वो आपके कैश इन हैंड हो या फिर कैश एट बैंक हो। एंटर देम ऑन द डेबिट साइड इन द केस
देयर इज बैंक, अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो बिगनिंग में ही आप क्या करोगे, एंटर करोगे क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड, और बैंक बैलेंस कैश इन हैंड है तो वो ओपनिंग बैलेंस एज डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास शो द टोटल अमाउंट्स ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन इट्स डेबिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, बिना नेचर के ही, यानी कि नेचर की बात कर रहा है, कैपिटल हो या फिर रिवेन्यू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर आपको क्या करना है, जितनी भी रिसीट्स हैं सारी डेबिट साइड में शो कर दीजिए, और जितनी भी पेमेंट है वो भी क्या करनी है आपको, पेमेंट साइड में शो कर देनी है। ठीक है, ध्यान रखना, अब वो चाहे क्या हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर से रिलेटेड हो। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचर चाहे कैसा भी हो, कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिसीट वाली रिसीट साइड में कर देनी है, पेमेंट वाली पेमेंट साइड में कर देनी है। यहाँ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है कि अगर आपकी जो पेमेंट है वो क्या होंगी, क्रेडिट साइड में शो हो जाएंगी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वेदर कैपिटल या फिर रेवेन्यू हो, और वो रिलेट करती हो किससे, पास्ट ईयर से, करंट ईयर से या फिर फ्यूचर ईयर से। ओके गाइस, ध्यान रखना ये बात। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, नन ऑफ द रिसीवेबल इनकम एंड पेबल एक्सपेंसेस इज टू बी एंटर्ड इन दिस अकाउंट एज दे डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका मतलब क्या है, जितनी भी रिसीवेबल इनकम होगी वो यहाँ पर शो नहीं की जाएंगी, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस जो है वो आपका आएगा किस साइड, टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड करोगे आप of the accounts and enter the same on the credit side as the closing balance। okay, वो आपका कैश और बैंक का हो सकता है। in the case however the total of the credit side is more than that of the total side of debit side, show the difference on the debit side as bank overdraft। okay, तो ये आपको शो कर देना है। डेबिट साइड अगर बैलेंस आता है डिफरेंस तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आता है आपका तो वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। सो आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट सिंपल सा है, से बहुत ही सिंपल सा है, क्या कि जब प्रिपरेशन करोगे, आप प्रिपेयर करोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का ले लेना है। अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आप क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे, अगर आपके पास कैश इन हैंड बैंक है तो आप डेबिट साइड दिखलाएंगे। सेम उसी का अपोजिट, आप कैश एंड बैंक का क्लोजिंग जो है वो एट दी एंड क्रेडिट साइड में, और बैंक ओवरड्राफ्ट का आप डेबिट साइड में दिखलाएंगे एट दी एंड। ओके गाइज, रिसीट जितनी भी होगी सारी आप क्या करोगे, डेबिट साइड में दिखलाओगे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, और वो रिलेट हो चाहे पास्ट से, चाहे करंट से, चाहे फ्यूचर ईयर से। ओके, नेक्स्ट सेम इसी तरीके से पेमेंट का भी कंसेप्ट है, क्या कि इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर आपका कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, सारी की सारी रिसीट वाली पेमेंट वाली पेमेंट साइड में दिखला दोगे आप। ओके, यानी कि डेबिट साइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है ये, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। ये समरी है इनकम और एक्सपेंडिचर की। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करते थे सेम उसी तरीके से ही ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा। किस बेस पर है ये ध्यान रखना, यहाँ पर अक्रूवल बेस है, अक्रूवल बेस पर आप इसे प्रिपेयर करोगे। It includes only revenue items and the balance at the एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। देखिए जो भी डिफरेंसेस आएंगे, अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो ध्यान रखना वहां पर सरप्लस होगा, और क्रेडिट साइड में आता है तो डेफिसिट होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आता था और क्रेडिट साइड में आपका नेट लॉस आता था, बस यही उनके दो हथियार थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के भी ये सरप्लस डेबिट साइड एंड डेफिसिट आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओके, ऑल द रिवेन्यू आइटम्स रिलेटिंग टू द करंट पीरियड आर शोन। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट पीरियड के ही सिर्फ आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है जो कि आप पास्ट, करंट और फ्यूचर को लेकर चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जितने भी इसकी इनकम है और जितने भी इसके एक्सपेंडिचर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, शो करता है क्या हुआ है, हमें सरप्लस हुआ है या फिर हुआ है डेफिसिट। और इन सरप्लस और डेफिसिट को क्या करते हैं, इनको करते हैं ट्रांसफर्ड, कहां, टू दी कैपिटल फंड और जनरल फंड।
ठीक है, सरप्लस होगा तो आप ऐड कर देना और डेफिसिट होगा तो आप माइनस कर देना। सरप्लस का एक और नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम का ज्यादा होना एक्सपेंडिचर पर, एंड डेफिसिट का नाम है खर्चों का ज्यादा होना इनकम पर। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कि ये अक्रूवल बेस पर बनता है और जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस है। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पर वैसे ही एक्सपेंडिचर लिखेंगे डेबिट साइड में। और जिस तरीके से आप इनकम्स एंड गेन्स सारी क्रेडिट करते थे, यहाँ पर भी आप क्रेडिट करेंगे जितने भी हमारी इनकम्स हुई हैं। और फिर आता था आपका पीएनएल में नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आएगा सरप्लस, और आपका आता था क्रेडिट साइड में लॉस, यहाँ पर आएगा डेफिसिट। उस सरप्लस को क्या करेंगे आप, कैपिटल फंड में जाकर ऐड कर देंगे, और डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी कि करंट ईयर का ही इनकम होना चाहिए और करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दैट्स इट। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल द्वारा, यहां पर कुछ नहीं बताया गया, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि पास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन है। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बता दूं कि करंट ईयर को तो लेना ही लेना है। अगर पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस है तो सिंपल सा क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को हटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है, एडवांस को आपको प्लस कर देना है। अगर करंट ईयर का है एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग, तो आप करंट ईयर के बैलेंस को लेंगे। लेकिन अगर एडवांस बोला है करंट ईयर में, तो वो फ्यूचर के लिए होगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो गाइस एक बार पढ़ लेना इसको, और ऐसा ही कुछ बताया गया है। सो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बढ़िए आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या स्टेप्स हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई होगी कि रिसीट एंड पेमेंट में जैसा आपने किया था उसको हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसीडर करने हैं क्या, हमारी जितनी इनकम है करंट ईयर की और जितनी जितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं करंट ईयर के, वो यहाँ पर आपको शो कर देने हैं। फिर कुछ यहाँ पर सिक्स वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपियरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द करंट ईयर। अगर ये नहीं की गई है शो, तो आपको क्या करना है, इनको शो करना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, आपको मालूम होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर लगा होता है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या फिर आपको अकाउंट्स बनाकर शो करना होगा, देखना होगा। अगर सेल हुई है तो वहां पर आपका गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए बोला जाएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ओके गाइस, तो ये तीन चीजें हैं, यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके सामने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है, इसकी पोजीशन देखनी होती है। पता चला इसने कुछ खुरापाती की है, ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ पर आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखलाने की कोशिश करेगी, कोशिश ही नहीं, आपको दिखलाएगी कि कैसी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। So guys, the preparation of their balance sheet is on the same pattern as that business entities में जैसी बनती है वैसे ही बनेंगी, एक साइड liabilities और एक साइड आपका assets। ओके, और ये जो होगा assets are shown on the right hand side and ये तो हमें पता है, बिल्कुल ये बताने की जरूरत नहीं है। However, there will be a capital fund or general fund in place of capital and surplus or deficit as per income and expenditure which is either added or deducted। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट स्लाइड में। क्या करना है आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखना है। कैपिटल लिखते थे ना आप, ध्यान आया आपको, क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, नेट लॉस माइनस करते थे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सरप्लस को ऐड कर देना है और डेफिसिट को माइनस कर देना है। सरप्लस है तो ऑब्वियसली ऐड करोगे और डेफिसिट है तो माइनस करोगे।
ठीक है। और इसको यहाँ पर नाम देखिए, कैपिटल फंड एंड जनरल फंड, तो ये ध्यान रखना जनरल फंड एक नाम है इसका, ठीक, ऐसे कैपिटल ट्रीट करेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ नेक्स्ट बोलता है क्या, इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस टू ऐड सम ऑफ द कैपिटलाइज आइटम्स लाइक लेगेसीज, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली इन द कैपिटल फंड। अगर ये कुछ कैपिटलाइज होती हैं, अगर बोला है क्या कि 50% कैपिटलाइज है, 50% रिवेन्यू है, तो ऑल आर रिवेन्यू नेचर शुड बी ट्रांजैक्ट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट जितने भी कैपिटलाइज वाले आइटम्स हैं उनको आप बैलेंस शीट में लेकर आओगे और यहां पर ऐड कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अब अपने, बिसाइड द कैपिटल और जनरल fund, there may be other funds created for specific purpose or to meet the requirements of the contributors, donors, such as building fund, sports fund, etc. Such funds are shown separately in the liability sides of the balance sheet. देखिए कोई भी फंड अगर आपको मिला है तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि उसका एक पर्पस होता है कि हमें ये काम करना है। तो ध्यान रखना, ये हमेशा कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई फंड मिलता है उसको डायरेक्टली कहाँ शो कर दो आप, लायबिलिटी साइड में। ओके, समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल और जनरल फंड। देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभार आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं रहेगा तो आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, इंफॉर्मेशन सारी गिवन होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, इंफॉर्मेशन गिवन होगी, बैलेंस शीट आपको ओपनिंग बनानी होगी, उसके बाद वहां से हमें मिलेगा कैपिटल फंड और फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, उस कैपिटल फंड को निकालने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस बनाया। चलिए आगे बढ़िए, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू अडॉप्टेड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये प्रोसीजर अपनाना है हमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल या फिर जनरल फंड जो है आपका वो ओपनिंग में ले लोगे, ठीक है, फर्दर ऐड करोगे आप ये सारी चीजें, सरप्लस हो तो सरप्लस ऐड करोगे और अगर आपका डेफिसिट होता है तो लेस कर देना। फर्दर ऐड करोगे आप एंट्रेंस फीस, लेगेसी एटसेट्रा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीव हुई है, कैपिटलाइज वाली हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, टेक ऑल द फिक्स्ड एसेट्स नॉट सोल्ड और डिस्कार्डेड, ठीक है, सारी एसेट्स सोल्ड नहीं होनी चाहिए, डिस्कार्डेड नहीं होनी चाहिए और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, विद एडिशन फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करके ही सारी एसेट्स को दिखलानी है एसेट्स साइड में। चलिए आगे बढ़िए, कंपेयर आइटम्स ऑन द रिसीट साइड, कंपेयर करो जरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को विद द इनकम साइड ऑफ द इनकम को। दिस इज असर्टेन द अमाउंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ये सारी देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपका सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है या फिर सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है और आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले ही कि क्या होंगे कुछ वैल्यूज जो हैं, यानी कि लाइक 50% आपका कैपिटलाइज हो जाएगा और 50% रिवेन्यू हो जाएगा। तो जितने भी रिवेन्यू नेचर के आइटम्स है वो तो आप डायरेक्टली शो करोगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट आपके जो कैपिटल वाले नेचर हैं वो आप बैलेंस शीट में लेकर आओगे। तो यहाँ पर हमारी कुछ लायबिलिटीज हो जाती हैं और कुछ क्या हो जाती है, हमारी एसेट्स हो जाती हैं। तो इन सब में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके थ्रू ही आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली कंपेयर आइटम्स ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज टू असर्टेन द अमाउंट्स इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स हैं और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स है, स्टॉक कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड सो ऑन। जो भी है, जिस तरीके से आप बैलेंस शीट नॉर्मली आप ट्रीटमेंट करते हो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आप क्या करते हो, एसेट साइड में दिखला देते हो, कोई आउटस्टैंडिंग है तो आप लायबिलिटी साइड में दिखला देते हो, ऐड कर देते हो, डेप्रिसिएशन है तो असेसमेंट से माइनस कर देते हो। ये वो ट्रीटमेंट है भाई साहब, ये ऐसे करनी है आप लोगों को, ठीक है, बिना इसके तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी, सबसे बड़ी दिक्कत है ये हमारी। चलिए फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट देख लेना बैलेंस शीट का, बहुत ही इजी है। सम पैसुलर आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, बिना उनके पढ़े बिना तो एनपीओ का गुजारा ही नहीं है, बिकॉज ये आइटम्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बेस पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्यों, क्योंकि एनपीओ चलती ही इनसे है। जैसे कि
मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की। क्या है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज अ मेंबरशिप फी है पेड बाय द मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस पर पेड करते हैं। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स है ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। और सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स इज शोन एज द रिसीट इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription actually received during the year, while the amount shown in income expenditure is confined to the figure related to the current period only irrespective of the fact. फैक्ट irrespective है हमारा, हमें सिर्फ क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का ही लेकर चलना है सब्सक्रिप्शन। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटस्टैंडिंग्स और एडवांस की बात करें तो आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है उसकी। चलिए बढ़िए आगे चलो एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। एग्जाम्पल है हमारे पास, देख लेना, यही सब बताया गया है मैंने आपको जो बताया था आउटस्टैंडिंग और एडवांस। स्लाइड है आपके पास, नोट्स है, इसको पॉज कर देना और देख लेना, समझ लेना है। यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन 2016-17 का दे रखा है, ठीक है, रिसीव्ड कर रखा है, फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग 15-16 का माइनस कर रखा है, फिर यहाँ पर एडवांस आ गया है, एडवांस आपको लेस कर दिया गया है, फिर यहाँ करंट ईयर का होगा ये 16-17 का ही, तो आप ये ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। और ये जो ये आपका 16-17 का सब्सक्रिप्शन है ये आ जाएगा 21,000। इसी तरीके से अकाउंट्स बना दिया जाता है यहाँ पर, ये है एडलेस प्रोसीजर और ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रोसीजर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पर डेबिट साइड में दिखला रखा है 3000 और यहाँ पर एडवांस वाला ओपनिंग दिखला रखा है, इसका एडवांस ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ डेबिट साइड में एडवांस, इसका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका जो कैश ड्यूरिंग द पीरियड मिला है वो, और ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रांजिट करनी है आपको, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है बैलेंस, वो ये आ गया। दोनों से आंसर मैच हो रहा है 21,000 और यहाँ पर भी क्या है आपके पास 21,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया आगे डोनेशन है नेक्स्ट हमारा। डोनेशन, डोनेशन इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इट अपीयर्स ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डोनेशन कैन भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, जनरल पर्पस के लिए भी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो लायबिलिटी साइड में दिखला दो, सिंपल सी बात है। चलिए स्पेसिफिक डोनेशन, if donation received is to be utilized to be achieved specified purpose, it is called specific donation. The specific purpose can be extension of the existing building के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है। पर्पस मैंने आपको बताया था कि पर्पस होना चाहिए। सच डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज होती हैं। आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड में शो होगी बैलेंस शीट के रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट इज बिग और स्मॉल। अगर उसने पर्पस बना दिया तो अमाउंट को नहीं देखेंगे हम कि वो अमाउंट बड़ा है या छोटा है, बोल दिया उसने स्पेसिफिक डोनेशन दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आप लायबिलिटी साइड में दिखलाइए उसको, सिंपल सा। द इंटेंशन इज टू यूटिलाइज अमाउंट फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ओनली, बस बात खत्म। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन आपका ट्रीटेड होता है यूटिलाइज टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू receipts as it is regular source of income, hence it is taken to income side of the income expenditure account of the current year। देखा, जनरल है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कैपिटलाइज में डालो, जनरल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो। चलो आगे बढ़ो। लेगेसीज की भी सेम इसी तरीके से, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल लेगेसीज जो हमारी पूर्वजों से मिली है, ऑफ अ डिसीज पर्सन हु मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ द अमाउंट। लेगेसीज यूज which is specified are specific legacy and is shown in the balance sheet as liability में show हो जाएगी। if the use is not specified it is considered revenue nature। तो यही है, यही जानना है हमें। स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में ले जाओ, अगर जनरल है तो रिवेन्यू यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाओ। लेगेसी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि पूर्वजों से जो हमें संपत्ति मिली है हमें, ठीक है, जायदाद, वो हो गई हमारी। लाइफ मेंबरशिप फीस, सम मेंबर प्रेफर टू पे लमसम अमाउंट पे करते हैं एज लाइफ मेंबरशिप फीस इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन की जगह वो एक लाइफ मेंबरशिप फीस पे करते हैं। सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट और क्रेडिटेड डायरेक्टली टू दी कैपिटल और जनरल फंड। चलिए
Entrance fees is also known as this admission fee is paid only once by the member at the time becoming a member. ठीक है, अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो आप एक बार फीस पे कीजिए और उसके एग्जाम देते रहिए 5-6 साल तक. इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लब्स हो गया, सम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इज लिमिटेड एज द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस जो है वो लिमिटेड होती है. इट्स क्वाइट हाई, थोड़ी सी हाई भी हो सकती है. Hence it is treated as non-recurring item एंड क्रेडिट डायरेक्टली टू कैपिटल. ठीक है, क्रेडिट हो जाएंगे डायरेक्टली जनरल फंड और कैपिटल में. सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सिंपल सी बात है, सेल कर दी गई है. रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट्स अपीयर इन द रिसीट साइड्स, क्योंकि वो सेल कर दी गई है तो पैसा आ गया हमारे पास. एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच इट इज सोल्ड. बट एनी गेन और लॉस ऑफ द सेल, अगर कुछ गेन होता है उसको लेकर आओ यहाँ पर, कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक वैल्यू है 800 की, सोल्ड कर दी 700 की, अमाउंट 700 विल बी शोन एज रिसीट एंड पेमेंट साइड, अमाउंट 100 इज एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, अमाउंट लॉस हो गया हमें 100 रुपए का. ओके, चलिए बढ़िया आ गया. सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, यानी कि पीरियोडिकल्स मतलब होता है टाइम टाइम पर, सपोज कोई मैगजीन मिल रही है आपको, जैसे न्यूज़पेपर लगवा रखा है आपने, तो हर बुधवार हर शुक्रवार को आपको क्या मिलता है, एक मैगजीन मिलती है. वही सारे पीरियोडिकल्स होते हैं. किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हैं आप, तो इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन ब्राउजर वगैरह आपको मिल गई. ठीक है, इट इज एन आइटम रिकरिंग नेचर की होती है, शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके गाइज. सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आप सेल करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल को तो क्या होता है, यूज मटेरियल्स लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट्स, नेट्स एक्सेट्रा इज रेगुलर फीचर्स विद एनी स्पोर्ट्स क्लब, इट इज यूजली शोन एज एन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम शो कर दिया जाएगा अगर आप सेल करते हैं तो. चलिए, पेमेंट कर रहे हैं ऑनेरियम. ऑनेरियम क्या कर रहे हैं आप, क्या मतलब होता है ऑनेरियम का, आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं, आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं, आपने उनको चीफ गेस्ट बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, तो आपने उनको कंबल दिया, कंबल की कॉस्ट होगी, या कुछ कैश दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप. तो उसी तरीके से ओनेरियम में आपने टेंट वेंट लगाया तो उसमें खर्चा हो गया, ये होता है ओनेरियम. इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है ऑफ द इंस्टीट्यूशन. पेमेंट टू एन आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट को बुलाया फॉर गिविंग परफॉर्मेंस के लिए एट द क्लब इज एन एग्जांपल ऑफ ओनेरियम. दिस पेमेंट ऑफ ओनेरियम इज शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये ऑनेरियम कहाँ शो होगा, आपका एक्सपेंडिचर साइड में. देखिए गाइस, मैं हर एक चीज की जो यहाँ पर ये स्पेसिफिक आइटम्स जो है, मैंने हर एक आइटम की ट्रीटमेंट बता दी है. और फिर भी ना समझ में, आप एक बार इसको पॉज करके आप जरूर देखना, जरूर पढ़ना इस सबको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. Endowment fund, it is a fund arising from a bequest or gift, the income of which devoted for a specific purpose के लिए होता है. hence it is capital, जहाँ specific purpose आया वो capital receipt हो गया. ले जाओ बैलेंस शीट में ले जाओ. चलो बढ़ते हैं आगे. Government grants, school, colleges, public hospital, etc. depend upon government grants for their activities. The recurring grants in the form of maintenance grant is treated as, ग्रांट जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिवेन्यू नेचर की होती हैं, क्योंकि हर महीने में हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, हर साल गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है. ठीक है, एंड क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी. हैव अ ग्रांट सच एज, बिल्डिंग ग्रांट मिला है, आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्डिंग के लिए मिला है. ओके, एंड ट्रांसफर टू द बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर होगा. इट इज टू बी नोटेड दैट क्या होता है, दैट सम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कैश मिल जाता है, सब्सिडी फ्रॉम द ग्रांट, सॉरी, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज. दिस सब्सिडी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रिवेन्यू. ये जो सब्सिडी मिली हुई है उसको कैसे ट्रीटेड करोगे आप, रिवेन्यू इनकम को ट्रीटेड करोगे. ओके, स्पेशल फंड, स्पेशल फंड्स, स्पेशल फंड्स के लिए मैंने आपको बता दिया. सारी ट्रीटमेंट जो ऊपर आपने किया है वैसे ही ट्रीटमेंट होंगी. और कुछ फंड्स जैसे कि क्लब फंड हो गया, ठीक है, स्टेशनरी फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पर समझिए. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस क्रिएट स्पेशल फंड बनाती है फॉर सर्टेन पर्पस एक्टिविटीज सच एज प्राइज फंड हो गया, मैच फंड हो गया, एंड स्पोर्ट्स फंड हो गया, एक्सेट्रा. सच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज
एंड द इनकम अर्नड ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड। कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और वहां से हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो उस फंड में ऐड कर दो क्योंकि उस फंड को ही पैसा हमने यूटिलाइज किया है। नॉट क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं क्रेडिट करेंगे, फंड में ऐड कर देना डायरेक्टली। सिमिलरली द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच स्पेसिफिक ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेशल फंड में डिडक्ट कर देना, एक्सपेंडिचर में मत शो करना। ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई भी स्पेशल फंड हो, आप इनकम से ला रहे हो या फिर एक्सपेंस कर रहे हो, तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में लेकर आना, स्पेशल फंड में ऐड करना, इनकम है तो और एक्सपेंस है तो लेस कर देना। चलो बढ़ो आगे। अब ये एक एग्जांपल है, देख लेना यहाँ पर, जैसे कि प्राइस फंड दे रखा है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ इनकम फ्रॉम इनकम हुई है और प्राइस अवॉर्डेड है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए प्राइस फंड है इतना, ऐड कर दी, इनकम है तो ऐड कर दिया, प्राइस अवार्ड दिए हैं, खर्चे किए हैं तो लेस कर दिया, बस। और वो भी कितने में से? इस 80,000 में से। तो आपके पास बैलेंस देखो, बैलेंस कितना रह गया है? बैलेंस हो गया हमारे पास 82 का। 80 से 82 बन गया, कैसे? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी तो की थी, उस पर इनकम मिल गया 8,000 का। ये बेनिफिट होता है। सो गाइज, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा एनपीओ का हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो रिसीट एंड पेमेंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, या फिर स्पेसिफिक आइटम्स हो, किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। कैपिटल नेचर को बैलेंस शीट में ले जाना है, रिवेन्यू नेचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर और टाइम पीरियड के हिसाब से हमें रिसीट एंड पेमेंट में शो कर देना है। ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, इसके बेस पर आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो न्यूमेरिकल जो होता है 70% वहीं क्लियर हो जाता है, बिकॉज हमें यह पता होता है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहां पर कि आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन है जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह है, इनको इनको अच्छे से कर लेना है एक बार न्यूमेरिकल्स के थ्रू। सो गाइस, बिना देर किए हुए लग जाइए अब बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, कमेंट में करके बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक आपको जरूरत है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और ऑब्वियसली आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ऑल द बेस्ट।